सॉलिड और लिक्विड फेज में भी रिएक्शंस देख लेते हैं। हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम इज़ वन विच इन्वॉल्व्स टू और मोर फेजेस। इसमें दो या दो से ज़्यादा फेजेस हो सकती हैं। इन स्टडिंग दी हेट्रोजीनस सिस्टम्स एक्टिविटी टर्म्स आर एम्प्लॉयड। हेट्रोजीनस को जब हम स्टडी करेंगे तो एक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन की जगह। दी कंसंट्रेशंस आर एक्टिव मास ऑफ सॉलिड कंपोनेंट इज अज्यूम्ड कांस्टेंट। सॉलिड की यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, यानी उनके अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। कन्वेंशनली द एक्टिविटी ऑफ अ प्योर सॉलिड इज़ ऑलवेज टेकन एज यूनिटी। जो प्योर सॉलिड होगा उसकी एक्टिविटी हमेशा यूनिटी होगी, वन के इक्वल। सिमिलरली द एक्टिविटी ऑफ अ प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी, और लिक्विड की भी यूनिटी होगी। Therefore, the value of equilibrium constant is determined by the gaseous substances only. इसी तरह जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है उसको गैशियस सब्सटेंसेस सिर्फ क्या करते हैं, डिटर्मिन करते हैं। दी गैसेज आर जनरली अज्यूम टू बी आइडियल। गैसेज अमूमन आइडियल तस्वर की जाती हैं, सो दैट देयर एक्टिविटीज़ आर एक्सप्रेस बाय देयर पार्शियल प्रेशर्स, और उनकी एक्टिविटीज़ के लिए उनके पार्शियल प्रेशर यूज़ किए जाते हैं। सम एग्जांपल्स जो हैं हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम की, यानी सॉलिड भी इन्वॉल्व हो, गैस भी और लिक्विड भी। इसमें डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। When calcium carbonate is heated in a closed vessel and equilibrium is established. कैल्शियम कार्बोनेट को एक क्लोज वेसल में हीट करते हैं, इक्विलिब्रियम आता है, आपके पास CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो सॉलिड के केस में एक्टिविटी यानी Ka आ जाएगा, यानी मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आ जाएंगी। तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास रिएक्शन क्या है, CaCO3 जो है वो सॉलिड फेज में डिकम्पोज हो रहा है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस में। तो ऊपर ये प्रोडक्ट्स आ जाएंगी इनकी एक्टिविटी, और नीचे जो है ये इस सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट की एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी जो है एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इंटू एक्टिविटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और ACaO और ACO2 जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्टिविटीज़ किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट की। अब इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड जो हैं ये सॉलिड्स हैं। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड की एक्टिविटी है ये क्या हो जाएगी, यूनिटी, ठीक है। तो इक्वेशन 29 जो है वो रिड्यूस हो जाएगी किस में, यानी ये भी अगर 1 है और ये भी 1 है तो Ka किसके इक्वल आ जाएगा, एक्टिविटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंड करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, और इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एज्यूम टू बिहेव आइडियली, आइडियल गैस के तौर पे बिहेव करती है तो इसकी एक्टिविटी जो डायरेक्टली इसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल आ जाएगी, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। दस रिप्लेसिंग द एक्टिविटी बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, Kp जो है वो क्या हो जाएगी, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगी। यानी यही चीज़ हमने पीछे पढ़ी है, अगर कि गैस जो है वो आइडियल है तो Ka किसके इक्वल हो जाएगा, Kp के, और एक्टिविटी को पार्शियल प्रेशर जो है वो रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp at a given temperature is therefore determined solely by the equilibrium pressure of carbon dioxide, यानी ये Kp की वैल्यू सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बताएगा, एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस पूरे रिएक्शन का, इन कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका डिकम्पोज हो रहा है किस में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसका पूरा जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है वो सिर्फ सोलरली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के ऊपर, ठीक है। So therefore, addition of solid calcium carbonate to calcium oxide to equilibrium system will not affect the pressure of carbon dioxide at constant temperature, but the addition of carbon dioxide will shift the equilibrium to the left. क्या कहता है कि लिहाजा जब आप सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे तो वो आप उसका एडिशन जो है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को इफेक्ट नहीं करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बल्कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन है वो शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम को टू दी लेफ़्ट, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट आप बढ़ाएं उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, बल्कि क्या करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अगर आप
बढ़ाएंगे तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सिंस द रिएक्शन इज़ endothermic, the increase of temperature will favor the decomposition of calcium carbonate, or in other words, more calcium oxide and carbon dioxide will be formed. यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर जो इंक्रीज़ करेंगे उससे कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा डिकम्पोज होगा या ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। कुछ होमोजीनस एग्जांपल्स हैं जैसे NH4HS, इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है NH3 और H2S है। ठीक है, इसका Kp जो है वो अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर डिपेंड करेगा, सॉलिड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यानी इधर हम अमोनिया या हाइड्रोजन सल्फाइड की मिकदार बढ़ाएंगे तो ज़्यादा ये अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है इसकी डिकम्पोजिशन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। फिर दूसरा क्या है, कार्बन और स्टीम जो है वो मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। इसमें कार्बन सॉलिड आ गया, तो इसमें हमारे पास अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या वाटर जो स्टीम की फॉर्म में रिएक्टेंट साइड पे ये अमाउंट इंक्रीज़ करें, इस साइड पे स्टीम के अमाउंट इंक्रीज़ करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और दूसरी साइड पे कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन को इंक्रीज़ करें तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। फिर अमोनियम क्लोराइड तीसरे में सॉलिड है, अमोनिया गैस और HCl, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में हमारे पास नहीं बल्कि इसका क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि फॉरवर्ड में NH4Cl ने अमोनिया और HCl बनाना और अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, तो इसका इफेक्ट नहीं होगा बल्कि ज़्यादा इफेक्ट अमोनिया और HCl का होगा। तो Kp जो है वो अमोनिया और HCl के प्रेशर्स पे डिपेंड करेगी। फिर H2O है, ये लिक्विड से डिकम्पोज हो रहा है स्टीम में, तो इसी तरह ये फिर इसका Kp स्टीम के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड में होगा, यानी स्टीम डिकम्पोज होकर लिक्विड देगी, फॉरवर्ड के चांसेस कम है। फिर अगली जो है वो क्या है, Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में प्लस H2 गैस है, ये आपको 3FeO प्लस H2O दे रहा है। तो इस साइड पे स्टीम को अगर हम बढ़ाएं तो दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन होगा, अगर हम रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के अमाउंट बढ़ाएं तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यानी इसके इक्वल चांसेस हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, रिएक्शंस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज।